हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं आरएमएस के जीके से रिलेटेड पेपर। ये जो पेपर है आपका दिसंबर 2018 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सेकंड एडिशन की। ठीक है, दैट मीन्स कि इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ तो RIMC का भी वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पे एक चीज आपके देखने लायक है कि RMS का जो 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है और RIMC का 9th क्लास के लिए एडमिशन होता है, दोनों का ही यहाँ पे जीके जो है वो नियर अबाउट कॉमन है। ठीक है, यानी कि उनके लेवल में मेरे को ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं लगा। तो आप इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल्टर करते हुए उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग था। अब देखो सेकंड थिंग, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है अभी जो बच्चे RMS में 6th के लिए अपीयर होंगे वो अभी किस क्लास में है भैया? 5th क्लास में है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं इन बच्चों को डेडिकेटेड इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हो सकता है ऐसा लगे कि वीडियो बहुत स्लो है, तो आप चाहें तो यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें अगर लग रहा है कि स्पीड थोड़ा ज्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे स्पीड को कम भी कर सकते हैं। दैट मीन्स स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का दोनों ही ऑप्शन आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको देता जाऊंगा, लेकिन अगर आप में से किसी को उसका आंसर ऑलरेडी आता है तो आप कमेंट करके अपने आंसर्स को भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन जो रखा गया है कि जो मून है, ठीक है, मून लाइट अर्थ पे आता है और उसे ऐसा करने में नियर अबाउट कितना समय लगता है। तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे देखो सन है हमारे पास, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे आपके पास क्या है, मून अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता है सन के पास खुद का लाइट अवेलेबल होता है। ठीक है, अर्थ के पास खुद का लाइट अवेलेबल नहीं होता, ना ही मून के पास खुद का कोई लाइट का सोर्स अवेलेबल होता है। तो आप बोलोगे कि मून दिखाई तो देता है, तो दिखाई क्यों देता है उसका रीजन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सन से क्या हो रहा है, लाइट जा रही है मून पे भी और कहाँ आ रही है, अर्थ पे भी आ रही है। तो आपको पता है लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे मून से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट है वो आपको कहाँ दिखाई दे रही है, अर्थ पे दिखाई देती है। तो ये वाला अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे अभी क्या है, नाइट है, इस जगह पे आपको कौन दिखाई दे रहा होगा, मून दे रहा होगा। तो ऐसे में मून से रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे जो लाइट आती है उसे नियर अबाउट 1.26 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो 1.26 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में राउंड ऑफ में 1.3 सेकंड दिया गया है, जो कि कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप इसको भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें पॉलीमराइजेशन करने के लिए, यानी कि इन पॉलीमर्स को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे यूज किसका करते हैं हम, मीथेन का करते हैं। मीथेन एक बहुत ही अच्छा नेचुरल गैस है जिसका सिंबल अगर मैं बात करूं तो CH4 लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे CH4 हम इसको लिखते हैं और ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, किसका कंस्टिट्यूएंट है, नेचुरल गैस का। अब यहाँ पे जो भी नेचुरल गैस आपके पास अवेलेबल है, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर किसी ड्रेनेज के आसपास में है तो आपने देखा होगा ड्रेनेज पे जो कीचड़ वगैरह अवेलेबल है उसके ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है। इस वाटर पे आपको थोड़े थोड़े से बबल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो बबल्स होते हैं ये बबल्स किसके होते हैं, मीथेन के ही होते हैं। तो अब अगर बात करें मीथेन को खोजा किसने था, तो देखो 1776 के अंदर इसको सबसे पहले खोजने का काम किया था एलसैंड्रो वोल्टा ने। ठीक है, एलसैंड्रो वोल्टा ने इसको खोजने का काम किया था और इसे खोजा कहाँ पे था, तो इसे खोजा था लेक मगियोरे के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे है, इटली एंड स्विट्जरलैंड के बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जब इसे खोजा तो रिसर्च पेपर पे वर्क वगैरह भी किया और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि इनके पहले एक साइंटिस्ट थे जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक थ्योरी दी थी कि कुछ गैसेस ऐसे होती है जो कि फ्लेमेबल होती है। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जो
एयर है वो क्या होती है, फ्लेमेबल होती है, उनमें आग लगाई जा सकती है। तो उसी को यहाँ पे फाइंड आउट करने का काम किसने किया है, एल्सेंड्रो वोल्टा ने किया है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि इसका नाम मीथेन किसने रखा था, ठीक है, इसका नाम जो है मीथेन जो रखा गया था वो 1866 के अंदर एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम ऑगस्ट विलियम है, ठीक है, विल्हेम वॉन हॉफमैन, ठीक है, इसे हॉफमैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इनका नाम मीथेन रखा। अब अगर बात करेंगे कि मीथेन हमारे काम क्या आता है, तो देखो आपको पता है हमारे पास जो एलपीजी सिलेंडर हम घरों में यूज करते हैं उसका भी मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, यहाँ पे मीथेन होता है। सीएनजी में भी इसके कुछ पार्टिकल्स यूज करते हैं, पॉलिथीन बनाने में काम में लिया जाता है, ऐसे वेरियस काम इसके किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस कौन करता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपके सामने एक मैप रख रहा हूँ जहाँ पे आप इंडिया के नेबर्स भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया को हम कहते हैं थाईलैंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस कौन करता है वर्ल्ड वाइड, तो ये करता है थाईलैंड। अब देखो रबर क्या है, तो बेसिकली एक प्लांट होता है, उस प्लांट से जब मिल्क निकलता है तो उस मिल्क को कंज्यूम किया जाता है और उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है रबर में, ठीक है, एक प्रोसेस है ये। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो नेचुरल रबर जो होता है वो किससे मिलता है, तो ये मिलता है लेटेक्स से, ठीक है, लेटेक्स से आपको रबर मिलता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो लेटेक्स है ये किसका कंपाउंड है, तो आपको ये याद रखना है कि ये कंपाउंड है आइसोप्रीन का, ठीक है, एक टेक्निकल टर्म है। यहाँ पे आप लेटर ऑन क्लासेस में जब आप 10th के समथिंग पहुंचोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आइसोप्रीन का ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो नेचर में अवेलेबल हो, हमने प्लांट में नहीं बनाया हो। तो ये नेचर में अवेलेबल है क्योंकि आपको पता है कि ये प्लांट से निकाला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स हैं, एक तो थाईलैंड है जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और सेकंड जो है वो इंडोनेशिया प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे थाईलैंड के बारे में, क्योंकि अगर थाईलैंड है तो इम्पोर्टेंट होगा। देखो आपने कैपिटल बहुत सारे कंट्रीज की याद की होगी, तो इसका कैपिटल क्या है, बैंकॉक है, ठीक। जबकि यहाँ पे इसकी करेंसी की अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड में जो करेंसी चलती है उसे क्या बोला जाता है, थाई बैथ, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट वे में याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ओशन से नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो है सेपरेट होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप रखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे बात की जाए कि यूरोप की, तो ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ये क्या है, यूरोप है। अब इसमें से ये रहा वेस्टर्न यूरोप। अब वेस्टर्न यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है ये वाला पूरा का पूरा रीजन, इनको अलग कौन करता है, तो देखो इनके बीच में एक ओशन है और इस ओशन का नाम क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन होगा। लेकिन अब आप ऑप्शन में देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक दो हैं। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये अटलांटिक ओशन है, इसको मैं बीच में से हाफ कर देता हूँ तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पास होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे में आप वर्ल्ड मैप से जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो क्या करता है, एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है, और एजुकेशन भी किसकी, ऐसे बच्चों की जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि उनको सुनने में प्रॉब्लम हो या फिर उनको बोलने में दिक्कत हो, आई रिलेटेड वीकनेस हो उनमें, तो उनके लिए जो काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर करता है। अगर इसका पूरा नाम भी बोला जाए तो ये जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है। आपके ऑप्शन में आधा ही दिया गया था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका क्या है, पूरा का पूरा नाम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इस मिनिस्ट्री को 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था, और जनरल इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पे जो इसके करंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे करंट मिनिस्टर की अगर बात की जाए
तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंचार्ज है। अब आप वीडियो को साल भर बाद देखो तो हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो, मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है ईच एंड एवरी संडे अपलोड करता हूँ, उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो और जो भी चेंजेस हैं उसे आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे एक कॉन्स्टिलेशन देखने को मिलता है। देखो कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप देखने को मिलता है जिस ग्रुप को बोला गया है सप्त ऋषि, ठीक है। अब इसे वो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। ये जो पूरा का पूरा इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टार से लेकर ये वाले स्टार्स, ये होल, इनको बोला जाता है बिग डिपर, ठीक है, बिग डिपर। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, बिग बियर भी है, उर्सा मेजर भी है। इसका पूरा का पूरा एक पार्ट है, ये पार्ट में 7 कॉन्स्टिलेशन आते हैं, ये 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये पूरा का पूरा जो स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन आप देख पा रहे हैं बियर के शेप में, इसको तो बोलते हैं उर्सा मेजर। और इसका ये वाला पार्ट जहाँ पे ये एक सस्पेन टाइप का इमेज आप देख पा रहे हैं, घर में हम चाय वगैरह बनाने में यूज करते हैं, तो ये वाला जो पर्टिकुलर इमेज है इसको बोला जाता है बिग डिपर। और इंडियन कॉन्टिनेंट में हम इसको क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो 7 स्टार्स है इसको डिनोट किया गया है इंडियन वैदिक कल्चर से, और कहा गया है कि 7 ऋषि जो हैं वो हैं, ठीक है। तो 7 ऋषिज कौन कौन है, यहाँ पे वशिष्ठ हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड हो जाएंगे मरीचि, थर्ड हो जाएंगे पुलस्त्य, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये गिवन है, ठीक है, पुलाहा है, अत्रि है, देन हम देखेंगे तो अंगीराज है, ठीक है, और हम देखेंगे तो क्रातु है, KRATU, क्रातु। तो ये आपके पास बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 स्टार्स जो हैं वो हम इंडियन नेचर में 7 ऋषिज के नाम से जानते हैं। पूछा गया है आपसे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का कौन सा है। तो देखो मैप में सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टिनेंट कितने हैं आपके पास। तो देखो नॉर्थन अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 कॉन्टिनेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इन 7 कॉन्टिनेंट में से तो सबसे बड़ा कौन। तो देखो सबसे बड़ा आप एरिया वाइज खुद ही देख पा रहे हैं, एशिया है। तो एशिया को मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उसके बाद आ जाता है अफ्रीका, जिसको मैं यहाँ पे नंबर 2 लिख देता हूँ। उसके बाद आता है आपके पास नॉर्दर्न अमेरिका, जिसको मैं नंबर 3 लिख देता हूँ। फिर साउदर्न अमेरिका, जिसको मैं नंबर 4 लिखूंगा। फिर आता है नंबर 5 एंटार्क्टिका। ये लंबा है इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना है नहीं, ठीक है। एंटार्क्टिका नंबर 5 पे आएगा, फिर यूरोप नंबर 6 पे एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये नंबर 7 पे आएगा। अब आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आप यहाँ पे उसका आंसर दे सकते हैं। तो पूछा क्या है थर्ड लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में देखो नंबर 3 मैंने क्या लिखा है, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्यूलोज फाइबर। अब देखो फाइबर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे ऐसे फाइबर्स की जो क्या किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनता है, उनको हम बोलते हैं सेल्यूलोज फाइबर, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बाद में बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे कॉटन ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्म में फाइबर है, वुल है आपके पास, अब रेयन है एंड पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर केमिकल प्रोसेस से बनता है, लेकिन रेयन जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाया जाता है। तो आपके बुक में भी है, आपने पढ़ा होगा फाइबर्स के बारे में। तो देखो जो फाइबर होते हैं उनको 2 पार्ट्स में हम बाइफरकेट करते हैं। पहला जो होता है मैन मेड होता है, ठीक है, और दूसरे के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, एक जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं, जबकि दूसरा जो होता है हमारे पास वो एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। अब प्लांट से क्या क्या मिलता है, तो आपने देखा होगा कि आपको कॉटन मिलता है, ठीक है, आपको जूट मिलता है, ठीक है। कॉटन और जूट आप दोनों ही जानते हैं। एनिमल से अगर बात करें तो एनिमल से सिल्क मिलता है, सिल्क मॉथ से, ठीक है, वुल मिलता है आपको शीप्स एक्सेट्रा से। और जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ये मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हैं। इन आर्टिफिशियल में आता है नाइलॉन, ठीक है, पॉलिस्टर, रेयन एक्सेट्रा।
तो ये पर्टिकुलर हमारे पास फाइबर्स का क्लासिफिकेशन है। इनमें से रेयॉन एक ऐसा है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, आइडेंटिकल इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की है। अर्थ पे एक्चुअल में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है। तो ये वाला जो मिड में है इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर ये वाली जो इमेजिनरी लाइन है इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखोगे ये वाला जो रीजन है ये क्या है, इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये इंडिया है तो आप देख रहे हो इंडिया के इस पार्ट से ये लाइन क्रॉस कर रहा है। तो ये जो लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रहा होता है ये इस टाइप से क्रॉस कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हम ऐसे लाइन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो देखो गुजरात से क्रॉस करता है, ठीक है, राजस्थान से क्रॉस करता है क्योंकि ये वाला एरिया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से क्रॉस करता है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से क्रॉस करता है, झारखंड से क्रॉस करता है, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से निकलते हैं, तो देखो गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, ठीक है, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 एंड मिजोरम 8। तो आप यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं, 8 स्टेट से। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी सिटी इसके ज्यादा क्लोज है। तो देखो यहाँ पे हम इस मैप में देखेंगे तो ये जो लाइन है ये कहाँ से निकलती है, रांची से निकलती है। तो सबसे ज्यादा जो क्लोज है वो क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, मैप से डिनोट कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट क्लोज की बताऊं, मतलब एग्जैक्ट किस सिटी के ऊपर से ये लाइन क्रॉस करती है, तो ये क्रॉस करती है उदयपुर से। और ये जो उदयपुर है ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये उदयपुर त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा में एक जगह है उदयपुर, उस सिटी से एग्जैक्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। तो सबसे नियरेस्ट अगर पूछ ले तो उदयपुर है जो कि त्रिपुरा का है। लेकिन यहाँ पे अदर सिटीज है तो वो आपको मैप के थ्रू ही आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि विथ विच गेम इज संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड, यानी कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है। तो आपको ये याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और फुटबॉल से कैसे रिलेटेड है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो कि AIFF है इससे एसोसिएटेड है। तो दैट मीन्स ये गवर्नमेंट बॉडी जो है वो गवर्न करती है इसको, और इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मैच वो डिनोटेड होते हैं संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, नेशनल फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन रन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा। देखो यहाँ पे अगर बात की जाए न्यू दिल्ली और वाघा की, तो दैट मीन्स हम इंटरनेशनल ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या करता है इंडिया और पाकिस्तान को लिंक करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेन है उसका नाम क्या है, समझौता एक्सप्रेस रखा गया है। अब ये जो समझौता एक्सप्रेस है इसका मतलब ही क्या होता है, फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंड शिप इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, ये फ्रेंडशिप एक्सप्रेस है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, एक बाई वीकली ट्रेन है जो कब चलती है, एक तो चलती है ये थर्सडे के दिन और एक चलती है ये मंडे के दिन, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पैसेंजर्स हैं उनका एक्सचेंज किया जाता है। तो दैट मीन्स एक एग्रीमेंट के थ्रू इस ट्रेन को चलाया गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक इंटरनेशनल लिंकिंग ट्रेन के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ठीक है, ब्लड जमा नहीं होता, क्यों जमा नहीं होता, क्योंकि आपके वेसल्स में या ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है। तो देखो हमारे ब्लड में अगर बात करें तो ये आपका ब्लड, ठीक है, इसमें नियर अबाउट 55% जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जबकि रिमेनिंग 45% जो पार्ट होता है वो कॉर्पसल्स होते हैं। ये कॉर्पसल्स क्या क्या होते हैं, ये WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये प्लेटलेट्स होते हैं और ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको सबके बारे में याद होना चाहिए। देखो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये आपके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करते हैं। मेनली आप ये याद रख लीजिए, ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं।
प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो ये ब्लड को क्लॉट करवाने का काम करता है, जबकि WBC जो है वो आपकी इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके वेसल्स में ब्लड जमा नहीं होता, क्यों? तो देखो यहाँ पे कुछ चीजों के ऑप्शंस गिवन है। देखो हीमोग्लोबिन गिवन है, हीमोग्लोबिन आंसर नहीं होगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी में होता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाता है। मेनली ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है, तो ये होता है हिपेरिन, जिसके कारण आपके बॉडी में ब्लड नहीं जमा होता। लेकिन आपने देखा हो कि कभी खून निकलना या बहना शुरू करे तो वो जम जाता है बाहर। उसके पीछे जो कारण है वो कौन है, प्रोथ्रोम्बिन है। तो इसको याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉट क्यों होता है, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं थ्रोम्बिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड बॉडी के अंदर क्लॉट क्यों नहीं होता, तो आपको आंसर देना है यहाँ पे हिपेरिन। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन 400 मीटर। तो देखो एशियन गेम्स में 400 मीटर के रेस के अंदर जो गोल्ड लाने वाली पर्सन थी वो कमलजीत संधू थी, ठीक है। इन्होंने ये कारनामा किया था 1970 में। और 1970 में कब, जब ये पर्टिकुलर गेम ऑर्गेनाइज किया गया था, बैंकॉक के अंदर हुआ था एशियन गेम्स, ठीक है, बैंकॉक में हुआ था, 1970 में हुआ था। तो इन्होंने 400 मीटर की जो रेस है वो कवर कर ली थी 57.3 सेकेंड्स के अंदर। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि बैंकॉक एशियन गेम्स में 1970 में कमलजीत संधू ने क्या किया था, सबसे पहले गोल्ड मेडल लिया था 400 मीटर रेस में। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से रूलर जो हैं बुद्धा के कंटेम्पररी हैं, दैट मीन्स उनके टाइम पीरियड पे थे। तो यहाँ पे देखो आप बस इतना याद कर सकते हैं कि बिम्बिसार जो कि मगध रीजन में था वो इनके टाइम पीरियड में था। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज वाले लेवल का है, तो अपने 5th क्लास के लेवल में आप अगर सिर्फ इतना याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है एक ऐसे कैनल का नाम बताना है जो कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने का काम करता है। तो देखो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ये रहा अटलांटिक ओशन। इसका एक क्वेश्चन भी आया था कि यूरोप को नॉर्दर्न अमेरिका से अलग कौन करता है। और दूसरा आपके पास यहाँ पे पैसिफिक ओशन गिवन है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये भी पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है, क्योंकि ग्लोब आपको पता है गोल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, बट ये बहुत कम है। यहाँ पे ये जो एक छोटा सा रीजन आप देख पा रहे हैं इसे बोला जाता है पनामा कैनल, ठीक है। ये यहाँ पे पनामा कैनल है, ये जो आप यहाँ पे सेकंड मैप में देख पा रहे हैं। तो इससे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जिससे इस टाइप के बोट्स वगैरह को कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ से इन कंट्री से किसी भी शिप को निकलना है, ठीक है, और यहाँ पे पहुंचना है, तो इनके लिए लैंड कवर करना ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि सी बहुत इजी होता है। तो ये इजीली यहाँ जाके क्या कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड क्या है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। देखो आपको पता है कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये प्लेन्स है और ये वाला एरिया है। तो हिली रीजन से जब भी कोई रिवर निकलता है तो रिवर क्या करता है, अपने साथ यहाँ के बहुत सारे रॉक्स वगैरह को लेकर आता है। और जब ये प्लेन्स में आ जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, और ये जब ओशन में चला जाता है, ठीक है, ये ओशन है, ये ओशन में जब चला जाता है तो यहीं पे अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आया था उसको छोड़ देता है। तो इस कारण यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप्स हैं ये कहाँ पे बनते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, डेल्टा। तो सबसे ज्यादा बड़ा डेल्टा कहाँ पे है, तो देखो इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जहाँ पे इंडिया की तरफ से आ जाता है आपके पास रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का वाटर, ठीक है। और यहाँ से बांग्लादेश की तरफ से भी जो वाटर आता है वो आ जाता है, सॉरी इंडिया की तरफ से तो गंगा एंड यमुना है, ठीक है, जबकि बांग्लादेश की तरफ से गंगा, जिसका नाम चेंज होके दूसरा हो जाता है पद्मा, और उसी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाता है। तो इन दोनों से बनने वाला जो डेल्टा है इसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन में पूछा गया है विडल टेस्ट इनमें से किस डिजीज को डायग्नोस करता है। देखो यहाँ पे विडल टेस्ट की बात करें तो ये रिलेटेड है टाइफाइड से, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये
इन्फ्लेमेटेड वाटर या फिर संक्रमित वाटर की बात करूं तो उससे आपके बॉडी में चला जाता है और बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। इससे फीवर आता है, इसलिए इसको टाइफाइड फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपके कोविड-19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा कोविड-19 से रिलेटेड, उस पे भी मैंने वीडियो अवेलेबल कर रखा है, आप चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। देखो टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात कर रहा है तो टॉलेस्ट बिल्डिंग हम क्या कर देंगे, बुर्ज खलीफा कर देंगे। ये जो बुर्ज खलीफा है इसको बुर्ज दुबई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह क्या आ जाए, कोई सेकंड नाम आ जाए तो इसका नाम क्या है, बुर्ज दुबई है, ठीक है। ये जो है दुबई के अंदर है। कहाँ पे है, दुबई के अंदर है। दुबई कहाँ पे आता है, तो यूएई के अंदर आता है। जैसे इंडिया के अंदर बोल दो राजस्थान है, ठीक है, उसी टाइप से। तो ये बुर्ज खलीफा जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट जो है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है नर्मदा रिवर के पास गुजरात में, वो सबसे बड़ा जो है स्टैचू होने वाला है या मॉन्यूमेंट होने वाला है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है टॉलेस्ट बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन होता है। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोटीन जो है एवोकाडो में होता है। एवोकाडो एक साउथ सेंट्रल मैक्सिको में पाया जाता है, तो या फिर आप बेसिकली ये ध्यान दे सकते हैं मैक्सिको में पाया जाता है। एक टाइप का फ्रूट है जो कि बॉटनिकली बोले तो इसका जो सीड है वो सिंगल सीड होता है और बहुत बड़ा सीड आपको ऐसा देखने को मिलता है। इसमें प्रोटीन भी मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को 1824 में सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था। तो देखो यहाँ पे जोसेफ फूरियर जो हैं, इन्होंने 1824 में सबसे पहले सजेस्ट किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ये इफेक्ट होता क्या है, देखो ये हमारा अर्थ और अर्थ के चारों तरफ का ये एटमॉस्फेयर, जब भी सन से रेडिएशन अर्थ पे आते हैं तो होना क्या चाहिए, इससे टकराकर बाहर चले जाने चाहिए। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड, उनसे टकराकर, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से टकराकर ये वापस अर्थ पे आ जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटेशन करें ताकि हम इससे बच सकें। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ईयर में सर एडमंड हिलेरी जो कि माउंट एवरेस्ट को समिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1953 में समिट किया गया था, ठीक है। मतलब माउंट एवरेस्ट पे पहली बार कोई पर्सन जो है हाईएस्ट पीक पे पहुंचा था। लेकिन ये तो वर्ल्ड वाइड है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपको याद रखना है ऑतर सिंह, ठीक है, ऑतर सिंह चीमा, ये फर्स्ट इंडियन मैन है जो कि सबसे पहले क्या होता है, माउंट एवरेस्ट पे क्लिम्ब करते हैं। इंडियन आर्मी से हैं। 1965 में इन्होंने क्या किया था, ऐसा काम कर लिया था। और भी बहुत सारे लोग हैं, बछेंद्री पाल भी हैं वुमेन्स की कैटेगरी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट अगर फर्स्ट से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो एडवर्ड हिलेरी वर्ल्ड वाइड फर्स्ट थे 1953 में, जबकि 1965 में इंडिया के फर्स्ट पर्सन आर्थर सिंह चीना थे। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि फैदोमीटर का यहाँ पे यूज किसको मेजर करने में किया जाता है। तो देखो कोई भी बड़े शिप्स वगैरह हैं, जब वो ओशंस में जाते हैं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि नीचे कोई आइसबर्ग है या कोई पत्थर है जिससे टकराकर बोट डूब सकती है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और साउंड उस सरफेस से टकरा के क्या आता है, वापस आता है। इसी साउंड को, ठीक है, इसी साउंड को सुनने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो है फैदोमीटर। और फैदोमीटर से क्या पता चल जाता है कि ओशन कितना गहरा है, ठीक है। तो ओशन डेप्थ को नापने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इंडिया में कौन लेकर आया था। तो आप बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसा कि हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री के इवेंट के बारे में, तो मेजर प्रोसेस में अगर बात किया जाए तो जो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आता है, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर जब इंडिया में आता है तो लॉर्ड वेलेजली वो फर्स्ट पर्सन थे
जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे 1798 से 1805 में। ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के अंदर इस पॉलिसी को अप्लाई किया था। तो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आते हैं। और इसके बाद उस जगहों को हड़पने की अगर बात की जाए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, जितने भी रूलर्स थे उन लोगों को हड़प के उनके राज्य खुद ले रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पे जो नवाब ऑफ अवध है, ठीक है, जो नवाब ऑफ अवध है, ये सबसे फर्स्ट रूलर थे जिनके कंट्री को इन्होंने अपने में मिला लिया था। देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट जो डैम है इंडिया का वो कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुड डैम। हीराकुड डैम के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 25.8 किलोमीटर का डैम है, ठीक है। और मेजर आपको इससे भी ज्यादा जो याद रखना है किस रिवर पे बना है, ठीक है। तो ये जो बना है महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इन विच सिटी फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। तो देखो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसे बनाया गया था 1883 के अंदर, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। तो इस पे वापस क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। इसे आप लोगों को याद रखना है। और अगर बात की जाए तो ये सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया का, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट में आपको याद रखना है ईडन गार्डन्स है। और ईडन गार्डन कहाँ का है, कोलकाता का है। तो कोलकाता के ईडन गार्डन के बाद ये जो फिरोज शाह कोटला है ये सेकंड नंबर पे आता है, जिसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, ठीक है। आपके लिए अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में तो यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम पे मेरा जो पेज है वहाँ पे या फिर फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा द ऑनलाइन गुरु के नाम से, ये लोगो तो आपको वहाँ पे दिख ही जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।